नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी में आज, जहां हम बात करते हैं यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों की, बड़े अपडेट्स की। बीजेपी अपने दिवंगत नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियों को एक कलश में भरकर यात्रा निकालने की तैयारी में है। वहीं पार्टी के तमाम नेता कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरने लगे हैं। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह के नाम का इस्तेमाल करके वोट पाना चाहती है। क्या कल्याण सिंह के बहाने बीजेपी अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाह रही है? ये भी एक सवाल है। तो आज की बड़ी खबर में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन की सुर्खियां देख लीजिए। पहली सुर्खी आगरा से है। आगरा के डॉकी, ताजगंज और शमशाबाद में शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। 6 शवों का पोस्टमार्टम हुआ था। 4 शवों का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के ही कर दिया गया। एडीजी ने अपनी जांच में कहा है इस संबंध में कि सारी 10 मौतें जहरीली शराब पीने की वजह से हुई हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में छापेमारी शुरू कर दी है। अवैध शराब बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिस शराब को पीने से लोगों की जान गई, उसे कहाँ से खरीदा गया था, जिन्होंने उसे बेचा उनके पास कहाँ से आई थी, ये सारी बातें पता लगाने के लिए पुलिस ने कई टीमें लगाई हैं। दूसरी सुर्खी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के ट्वीट से बनी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि आखिर किसानों के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी लिखती हैं, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बिजली के दाम कई बार बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम 100 से अधिक बार बढ़ चुके हैं, लेकिन किसान के गन्ने के दाम 2017 से 0 रुपए की बढ़ोतरी उसमें हुई है। आखिर किसानों के साथ ये अन्याय क्यों? अपने दूसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कैग की हालिया रिपोर्ट को लेकर भी योगी सरकार से सवाल किया। प्रियंका ने लिखा, कैग रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कई विभागों में हजारों करोड़ के घोटाले उजागर किए हैं। आखिर कब तक सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालेगी? उत्तर प्रदेश की जनता के हजारों करोड़ घोटाले की भेंट चढ़ गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में हुई एक घोषणा से जुड़ी है। फिर एक और घोषणा हुई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पूरा जीवन जन कल्याण को समर्पित रहा है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर एवं सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। सरकारी घोषणा है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखने का ऐलान किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि लखनऊ, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर और प्रयागराज में भी एक एक सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। सुर्खियां हुई खत्म, अब बात बड़ी खबर की। भाजपा के बड़े नेता और राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह के निधन के साथ शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी कम होने की जगह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, या कहें तो बात बयानबाजी से आगे बढ़ चुकी है। अब पार्टी कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि उनकी अस्थियां काशी, प्रयाग और अयोध्या में विसर्जित होंगी। पार्टी के नेता कल्याण सिंह को बड़ा ओबीसी नेता बता रहे हैं और आखिरी मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आलोचना कर रहे हैं। हम बार बार आपको बताते रहे हैं इससे पहले यूपी में आज के एपिसोड्स में। हालांकि कल्याण सिंह के निधन के फौरन बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इतने बड़े नेता के लिए केवल एक ट्वीट करना काफ़ी नहीं है। अखिलेश यादव की आलोचना करने के लिए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में स्वतंत्र देव सिंह ने कल्याण सिंह को पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में बताया। अखिलेश पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने एक सुर में सपा को ओबीसी विरोधी बता दिया है। अब यहाँ पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या कल्याण सिंह ओबीसी के एक बड़े नेता थे या सबसे बड़े नेता थे? कल्याण सिंह की राजनीति को करीब से देखने समझने वाले जानकार ऐसा नहीं मानते हैं। वो कल्याण सिंह को ओबीसी का एक बड़ा नेता मानने की जगह बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन का एक बड़ा चेहरा मानते हैं। कल्याण सिंह का चुनावी इतिहास भी ऐसा ही कुछ बताता है। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद कल्याण सिंह 2 बार बीजेपी से अलग हुए। दोनों बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपने करीबी लोगों और नेताओं को साथ दिया। एक बार तो समाजवादी पार्टी से भी हाथ मिलाया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। और इसी तथ्य को आधार बनाकर जानकार कहते हैं कि बिना शक कल्याण सिंह एक बड़े नेता थे। जनता में उनकी एक अलग छवि थी, लेकिन बिना पार्टी के वो कुछ नहीं थे। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रहे वरिष्ठ पत्रकार रत्नमणि लाल इस बारे में क्या कहते हैं।
कल्याण सिंह अपने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से बीजेपी से 2 बार अलग हुए और दोनों ही बार उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई जिसमें कि अपने तमाम सारे समर्थकों को और अपने क्षेत्र के लोगों को रखा और चुनाव भी उन्होंने लड़ा। उन दोनों ही उस समय के आने वाले समय में जो चुनाव हुए थे। लेकिन अफ़सोस की बात यही है कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी अकेले दम पर अपनी पार्टी और उसके झंडे के तले उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। देखिए, बीजेपी के अंदर रहने पर भी कल्याण सिंह का अच्छा खासा कद था और पार्टी में उन्हें हमेशा एक मजबूत और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपनी बात करने वाला नेता माना जाता था। ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी कोई राजनीतिक हैसियत ही ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसीलिए उन्हें पहली बार भी मुख्यमंत्री बनाया गया, दूसरी बार भी बनाया गया। लेकिन कुछ उन दिनों भारतीय जनता पार्टी का ऐसा उत्थान हो रहा था, ऐसी इमर्जेंस हो रही थी कि पार्टी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी बजाय इंडिविजुअल्स के। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि उस समय के जितने नेता और थे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय वो सभी नेता पार्टी की लाइन पर और पार्टी के पक्ष में मजबूती से रहते थे और उसी की वजह से पार्टी भी मजबूत हुई। कल्याण सिंह चूँकि एग्रेसिव थे और अपने अपने समुदाय के बड़े नेता होने की वजह से वो ये बात शायद समझते थे, जो कि उनकी गलतफ़हमी होगी, कि वो अपने समुदाय के वोट्स के दम पर कुछ अलग अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन थी और जो मजबूती थी, शायद वो इतनी बढ़ी हुई थी कि वो पार्टी से अलग होकर कुछ नहीं कर पाए। हिंदी में एक कहावत बहुत प्रचलित है, राम से बड़ा राम का नाम। यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने दिवंगत नेता कल्याण सिंह को एक बड़ा ओबीसी नेता और सबसे बड़ा राम भक्त बता रही है। पार्टी ऐसा करने को सम्मान देना, याद करना और श्रद्धांजलि देना बताती है। वहीं राज्य की राजनीति को करीब से देखने वाले इस पूरी कवायद को एक तीर से दो निशाना लगाने वाला मामला बता रहे हैं। पहला निशाना ओबीसी मतदाताओं को एक साथ अपने पक्ष में लाना और साथ ही ये संदेश देना कि आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने बिरादरी के एक बड़े नेता को सम्मान नहीं दिया। और दूसरा निशाना ये कि चुनाव आते आते राज्य में राम भक्तों को पक्ष और राम भक्त का अपमान, कथित अपमान करने वालों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए। तो क्या बीजेपी कल्याण सिंह के सहारे राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है? इस सवाल का जवाब भी वरिष्ठ पत्रकार रत्नमणि लाल से सुनिए। सही बात तो ये है कि कल्याण सिंह की पहचान एक मुख्यमंत्री से ज़्यादा, पार्टी के बड़ा नेता होने से ज़्यादा एक ऐसे नेता के तौर पे होती है, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अयोध्या में उस विवादित ढांचे को गिर जाने के बाद उस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जैसी उनसे लोग अपेक्षा करते थे या जैसी उम्मीद करते थे। उन्होंने कहा है कि मैं गोली नहीं चलाऊँगा क्योंकि मैं ये मेरा अंतर्मन ये गवारा नहीं करता। तो ये जो बात है इसी की वजह से उन्हें आज राम मंदिर की जो स्थिति है उसके बड़े प्रमुख प्रणेताओं में जाना जाता है कि वो कैटलिस्ट थे कि उस मूवमेंट को वहां से यहाँ तक आकर और आज राम मंदिर बन रहा है। कितने ही इधर पीछे कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे छोटे बड़े नेता ये बात प्राइवेटली भी कहते हैं कि आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो इसका श्रेय उस समय कल्याण सिंह को ही जाना चाहिए कि कम से कम जमीन तो खाली कराई उन्होंने। और अगर वो ज़मीन ही नहीं खाली होती तो मंदिर बनने की स्थिति और परिस्थिति आती ही नहीं। तो ये जो उनकी एक पहचान है, ये उसको ऑनर करके और उसको लोगों के सामने लाने की एक कवायद है कि कल्याण सिंह पार्टी के बड़े नेता थे, सर्वमान्य मुख्यमंत्री थे, लोग उनकी बड़ी याद करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वो राम मंदिर के बनाने के आंदोलन में एक कहना चाहिए लीडिंग फिगर थे और उसकी वजह से वो सभी लोग जो आज राम मंदिर की वजह से भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं या जुड़े हुए हैं, उनकी नज़र में पार्टी का एक 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 ऐसी इमेज बनेगी कि हाँ, ये पार्टी मंदिर मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को ये स्थान देती है। तो ये मुझे लगता है ये एक ऐसा मैसेज है जो ओबीसी कम्युनिटी को तो जाएगा ही जाएगा,
लेकिन उस पूरे समुदाय को जाएगा जो समुदाय आज राम मंदिर बनने की वजह से खुश है और इसके लिए बीजेपी को फुल मार्क्स देता है। और उसका मैसेज का फ्रंट क्या होगा कि कल्याण सिंह की वजह से हुआ, और इससे लोगों का जुड़ाव और गहरा होने की उम्मीद पार्टी को है। विपक्ष खासकर अखिलेश यादव इस मामले में बैकफुट पर दिख रहे हैं। अव्वल तो कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने वो खुद नहीं गए, सिर्फ ट्वीट किया। उनकी पार्टी इसको लेकर जो वजह बता रही है वो किसी के गले उतर नहीं रही है। जानकार मानते हैं कि ऐसा करके अखिलेश यादव ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक भावनात्मक मुद्दा दे दिया। अब जब बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, पार्टी के अलग अलग नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, तो अब वो चुप हैं। अखिलेश यादव चुप हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। तो इस चुप्पी से क्या समझा जाए? वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों के जानकार शरद प्रधान के सामने हमने ये सवाल रखा। देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। विपक्ष में जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, वो काफी दिन से बड़ी ये आम धारणा बन चुकी है और काफी हद तक सही भी है कि मायावती इस वक्त बीजेपी की बी टीम के तरीके से हो चुकी हैं और ये जग जाहिर है। और जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट्स रहे, जिस तरह उन्होंने अब सोच लिया कि उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है और बीजेपी के पीछे पीछे उनको चलना है। चाहे वो बहुत से कारण होते हैं उसमें, ईडी और सीबीआई, और अब इतनी ज्यादा इंक्वायरियां चल रही, तलवार सर पे लटकी हुई है, तो इसलिए उनको डर की तो सेम वजह अखिलेश के साथ भी है। लेकिन अखिलेश के साथ ये है कि अब ऑपोजिशन में बचा कौन? कांग्रेस की स्थिति तो दयनीय है और कोई प्रयास भी नहीं है कांग्रेस के तरफ से अपने आप को वापस पुनर्जीवित करने। तो ऐसी सूरत में अखिलेश ही मेन ऑपोजिशन पार्टी बचते हैं और वो इतने अभी तक उनका क्या रवैया रहा है, वो बिल्कुल अपने घर में बहुत जमाने तक तो घर में पड़े रहे, अब निकलना शुरू किया, फिर निकल के फिर बैठ गए। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं नहीं साहब, वो एग्जॉस्ट नहीं होना चाहते हैं। एक यंग नेता अगर एग्जॉस्ट हो जाएगा तो वैसे ही क्या कर पाएंगे? उनकी रणनीति जो है विपक्ष की समझ में नहीं आ रही है वाकई में, कि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए जिस तरह की रणनीति होनी चाहिए और जिस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए वो बिल्कुल दिखती नहीं है। दोनों जानकारों को देखने सुनने के बाद तो यही समझ बनती है कि यूपी का आगामी चुनाव आपके और हमारे मुद्दों से भटक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान भी हमारा ही होगा, पार्टियों का कुछ नहीं जाएगा। खैर, कार्यक्रम में अब वक्त है ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाने का। आपको पता ही है कि हमारी एक टीम ज़मीन पर उतर चुकी है और पूछ रही है क्या हाल है यूपी। तो आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाइए और फिलहाल देखिए ये रिपोर्ट। हमारे साथ अजय त्यागी जी हैं, 10 बरस प्रधान रहे हैं, अभी इनकी प्रधानी पूरी हुई है कुछ महीने पहले। और अब यहाँ पर रीता जाटव जी प्रधान हैं, वो अभी बाहर हैं, है ना। ये सब लोग एक ही जुट के व्यक्ति हैं, है ना। तो हमने सोचा कि जरा पूर्व प्रधान जी से समझें, जो कि जो लेखा जोखा है वो इनके वित्त वर्ष का है, कि क्या खर्चे का, आमद का सिस्टम क्या रहता है, थोड़ा आप लोगों को भी पता चले। तो ये बताइए सबसे पहले, ये जो पुताई का खर्चा है ये अलग से आता है? नहीं, सब उसमें से ही आता है। सब उसमें कितना खर्चा आता है ये जन जागरूकता के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, खर्च सब इकट्ठा ही होता है, उसमें से ही हमको दिखाना पड़ता है कि कितना किस मद में खर्च करा। ये तय कर सकता है कि हाँ, किस मद में कितना। हाँ, ग्राम में सचिव की, हाँ, दोनों की उससे ही। ये आपके सचिव हैं पंकज यादव जी। जी जी। आइए जरा आपका पहले तो पंचायत भवन देखते हैं मवाना खुर्द का। कब का बना हुआ है ये? 1965 का। 1957 लिखा है, 26 जुलाई 1957 शायद। हाँ, तो 57 का होगा मुझे। श्री BN प्रसाद SDM के कर कमलों द्वारा 1957 को 57 का ही होगा जी, 26 जुलाई। 26 जुलाई का। आइए जरा देखा जाए आपका पंचायत भवन। देखो। हाँ, ये पेंटर वगैरह सब आपका लोकल के रहते हैं, हस्तनापुर के। ये सचिव जी बैठते हैं यहाँ पे? ना, ये तो जन सेवा केंद्र है। ये जन सेवा केंद्र है। हाँ जी। ऑन ड्यूटी यहाँ पे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार त्यागी। अनिल जी, क्या काम होता है यहाँ पे? यहाँ पे जो है लगभग इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा होते हैं, बिजली के बिल जमा होते हैं। जी। इतना जन्म मृत्यु का तो खैर हमारे पास नहीं है पोर्टल में। और जो है यहाँ ऑनलाइन लगभग हम सभी काम करते हैं यहाँ से। नहीं, मान लीजिए मेरा राशन कार्ड बनना है। जी, राशन कार्ड यहाँ से अप्लाई करेंगे। हम पे जन सेवा केंद्र भी है। आप राशन कितना पैसा लोगे आप अप्लाई करने का? 20 रुपए लेंगे हम जो है 1 यूनिट को जोड़ने के। अगर वैसे करेंगे तो जितनी मेरा पर यूनिट फ्रेश अप्लाई होना है, मेरा राशन कार्ड फ्रेश अप्लाई होना है, नया बनना है। 10 रुपए यूनिट के हिसाब से वही 50-60 जितने भी यूनिट मतलब जितने व्यक्ति हैं। हाँ जी। मेरे घर में मान लीजिए कि 2 लोग हैं, तो आप 20 रुपए लोगे राशन कार्ड बनवाने का? जी, 20 रुपए लेंगे, प्लस जो है अपना खर्चा, मतलब भाई 30 रुपए और 50 रुपए में हम जो है अप्लाई करना और किस चीज का?
नहीं थोड़ा आप अपने थोड़ा सा चार्ज तो लेना पड़ेगा ना अपना। अच्छा, नहीं मैं वही समझ रहा हूँ, नाराज मत हाँ, होइए। नहीं नहीं मैं नाराज नहीं हो रहा। अच्छा, कागज क्या क्या लगेगा राशन कार्ड बनवाने के लिए? राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो आय आप लगेगा। बैठ जाइए please, नहीं नहीं आप- कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मैं भी बैठ जाऊंगा, आप भी बैठ जाओ। बैठ। आप बैठो पहले। नहीं आप बैठ जाओ। हाँ, तो ये सिस्टम सब आपने खुद से लगा रखा है? जी 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 जी। तो इंटरनेट भी खुद से है कि वो ग्राम प्रधान सब पंचायत है? इंटरनेट फिलहाल तो मेरा ही है, लेकिन अब ये चालू कराएंगे, बोल रहे हैं कि चालू करा। ये वो पंचायत भवन जी वाला जी इंटरनेट है? जी 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 ये जो BBNL का जी 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 सुविधा शुरू हुआ। पैन कार्ड भी बनवा देते हो आप? जी पैन कार्ड बना। तो गांव में लोगों की ऐसी जागरूकता है कि पैन कार्ड सब बनवाएं? जी 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 सर बिल्कुल बनवा रहे हैं? जी 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 बढ़िया। ये किस चीज के फॉर्म रखे हुए हैं, देख सकते हो? जी जी आय जाति मूल निवास सब कुछ है सर। आय, जाति और मूल निवास, ये टिक लगा है आय पर। अजित कुमार पुत्र श्री चरणदास। ये बन गया था। अच्छा, जाति उपजाति सब लिखना पड़ता है। तहसील घोषणा की दिव्य मेरी तत्व में शुद्ध सत्य हैं। अच्छा, आवेदक के हस्ताक्षर, ये बन गया है। क्या क्या लगा? आधार कार्ड लगा, आधार कार्ड लगा, फिर उसके बाद उसके बाद इनका आधार कार्ड लगा, राशन कार्ड लगाया हमने, और ये अपना ये इनका राशन कार्ड है। जी 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 राशन कार्ड मेरे ख्याल से पत्नी के नाम से है। जी जी हैं? जी तो राशन कार्ड में अच्छा दोनों लोगों का नाम लिखा हुआ है। हाँ जी। ये सर प्रधान की घोषणा लगाई जाती है ताकि ये प्रधान की जो है जान वेरीफाई हो कि ये गांव के ही हैं। प्रधान ने घोषणा लगाई है कि ये गांव के हैं। जी तो वो तो वोटर कार्ड से भी पता चल सकता है। नहीं ये जो है ये मतलब पटवारी जी उन्होंने कहा कि सभी के उसमें प्रधान घोषणा आप अनिवार्य कर लें, लगानी जरूर है। तो इसको लगाने के बाद इनका क्या प्रमाण पत्र बन गया? आय का, आय का कि गरीब आय है, कम आय है? नहीं नहीं वो गरीब और उसकी बात नहीं है, जो भी वो मतलब हिसाब इसमें से। फॉर्म में तो लिखा ही नहीं कि इनकी आय कितनी है। नहीं नहीं ये उसमें ऑनलाइन जब डालते हैं उस पर भरा जाता है। अच्छा, तो एक तो आय का भरा। तो इसके लिए आपने इनसे कितने रुपए लिए होंगे सुविधा शुल्क? आय 100 रुपये लीजिए। 100 रुपए में आय प्रमाण पत्र बन जाता है। जाति प्रमाण पत्र में भी यही तरीका है? ये सेम ही है सर। आय, जाति और निवास, तीन यहाँ पे बनता है। जी जी दो कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। भाई साहब आपकी मदद करते हैं क्या चाचा? नहीं नहीं ये तो सर आए कुछ काम के लिए मैं आए। आ जाता हूँ, गांव का आदमी हूँ, थोड़ा जो है घूमने फिरने आ जाऊँ। घूमने फिरने आ जाते हैं। कितनी उम्र है बाबूजी आपकी? मेरी 72 ईयर। 72 साल के। क्या काम करते थे आप? क्या नाम है आपका? मेरा जयपाल से। जयपाल जी, क्या काम करते थे आप? मैंने कई काम किए, जैसे? 10-5 साल जो है गवर्नमेंट सर्विस भी की है, हाँ। और जो है कॉन्ट्रैक्टरशिप भी की है, अच्छा, और जो है कृषि भी करता हूँ। सब काम करते हैं, बढ़िया। और आपने स्वास्थ्य का भी अपने खूब ख्याल रखा, ये अच्छी चीज है। हाँ? स्वास्थ्य का हाँ, नहीं अच्छी बात है। आप बैठिए त्यागी जी। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्ते।